तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं एक चैप्टर वर्ब। उसी का एक दूसरा पार्ट है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो हमारा वर्ब है इसे हम दो पार्ट में बांट देते हैं। एक का नाम है फाइनाइट और दूसरे का नाम है नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट फाइनाइट वर्ब क्या है कि जो वर्ब अपने सब्जेक्ट और टेंस से गवर्न होता है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जो वर्ब अपने सब्जेक्ट और टेंस से गवर्न होता है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे। कहने का मतलब कि इस वर्ब के ऊपर सब्जेक्ट का और टेंस का प्रभाव पड़ेगा। नॉन फाइनाइट क्या है कि वर्ब के ऊपर सब्जेक्ट और टेंस का कोई प्रभाव नहीं होता है, वो स्वतंत्र होता है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लें कि राम स्पीक्स इंग्लिश। राम स्पीक्स इंग्लिश। सेकेंड हमारा है आई स्पीक इंग्लिश। थर्ड है मोहन स्पोक इंग्लिश। अब तीन एग्जाम्पल हमने लिया, राम स्पीक्स इंग्लिश और आई स्पीक इंग्लिश। ये दोनों सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए यहाँ V5 लगा हुआ है और आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है इसलिए यहाँ V1 लगा हुआ है। दोनों एक ही टेंस में है, लेकिन इसके ऊपर वर्ब का प्रभाव सब्जेक्ट का प्रभाव है। सब्जेक्ट से यह वर्ब गवर्न है। राम के अनुसार स्पीक्स है और आई के अनुसार स्पीक है। अब इसका मैंने टेंस बदल दिया, V2 कर दिया, पास्ट टेंस में ये चला गया, तो ये हो गया स्पोक। अब देखिए कि यहाँ जो स्पीक वर्ब लिखा गया है, राम, आई और मोहन तो हमारा सब्जेक्ट है और स्पीक हमारा क्या है, वर्ब है। कौन सा वर्ब है, तो ये हमारा फाइनाइट वर्ब है। क्यों कि ये सब्जेक्ट और टेंस से गवर्न है। टेंस बदलने के बाद देखिए इसका V2 रूप लग जा रहा है और यहाँ सब्जेक्ट बदलते हैं तो V1 और V5 रूप लग जा रहा है। तो जो वर्ब अपने सब्जेक्ट और टेंस से गवर्न होता है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे। अब नॉन फाइनाइट क्या है कि एक स्वतंत्र वर्ब होता है, इसके ऊपर सब्जेक्ट और टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इसी को हम यहाँ लिखें कि राम wants to speak इंग्लिश। सेकेंड में हम करें आई want to स्पीक इंग्लिश। थर्ड में करें मोहन वांटेड टू स्पीक इंग्लिश। अब देखिए इसका सब्जेक्ट है राम, इसका सब्जेक्ट है आई, तो यहाँ वांट्स बदल रहा है। राम के अनुसार वांट्स लग रहा है, आई के अनुसार वांट लग रहा है। जब इसका हम टेंस चेंज कर रहे हैं, सिंपल पास्ट में ला रहे हैं, तो वांट हमारा वांटेड हो रहा है। कहने का मतलब कि ये जो हमारा वर्ब यहाँ पर लगा हुआ है, ये वर्ब हमारा फाइनाइट वर्ब है। लेकिन यहाँ देखिए इस पार्ट में कि यहाँ हर हाल में टू स्पीक का ही प्रयोग किया गया है। राम के साथ भी टू स्पीक, आई के साथ भी टू स्पीक, और वांटेड जब टेंस बदल के पास्ट टेंस में लिखा गया फिर भी ये
टू स्पीक ही लिखा हुआ है। कहने का मतलब कि इसके ऊपर न टेंस का प्रभाव पड़ रहा है और न ही सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए इस वर्ब को हम कहेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। फिर देखिए कि हम एक और एग्जाम्पल ले लें और लिख दें कि ही वॉज अ टीचर, और यहां लिख दें ही इज अ टीचर। अब देखिए पास्ट टेंस में है तो बी का रूप वाज है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट में है तो यहाँ बी का रूप इज है। कहने का मतलब कि यहाँ ये जो हमारा इज और वाज वर्ब है ये फाइनाइट है, एक टेंस से बदल रहा है। लेकिन यदि हम इसी को लिख दें यहाँ तो हमारा क्या हो जाएगा, he wanted to be a teacher, और ये हमारा हो जाएगा कि he wants to be a teacher। अब फिर देखिए हमारा कि want वर्ब में परिवर्तन आ रहा है, वांटेड हो रहा है और वांट्स हो रहा है, इसलिए कि ये सब इसके ऊपर टेंस का प्रभाव बढ़ रहा है। लेकिन दोनों स्थिति में क्या लिखा रहा है, टू बी, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये फिर हमारा फाइनाइट वर्ब हो गया, ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। उसी ढंग से हम देखें कि हम लिख दें कि आई लाइक स्विमिंग, और यहां लिखें आई लाइक स्विमिंग, और यहां लिखे ही लाइक्स स्विमिंग। तो फिर यहां देखिए कि लाइक के ऊपर हमारा सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ रहा है, आई के अनुसार लाइक आ रहा है, लेकिन ही के अनुसार लाइक्स आ रहा है। लेकिन स्विमिंग के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यदि इसका हम टेंस भी बदल देंगे, लाइक भी लिख देंगे, तो फिर भी यहाँ ये स्विमिंग ही रह जाएगा। इसलिए ये पार्ट फिर हमारा क्या हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट वर्ब वैसे होते हैं जिसके ऊपर सब्जेक्ट और टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और यही नॉन फाइनाइट हमें पढ़ना है। इसी नॉन फाइनाइट को हम लोगों को पढ़ना है। तो ये जो नॉन फाइनाइट होते हैं वर्ब, ये नॉन फाइनाइट को हम 3 पार्ट में बांट देते हैं। जो नॉन फाइनाइट हमारे वर्ब हैं ये 3 भाग में बटे हुए हैं। एक का नाम है इन्फिनेटिव, पहला हमारा क्या है, इन्फिनेटिव। दूसरा हमारा है जीरेंट, और तीसरा हमारा है पार्टिसिपल। ये तीनों हमारे नॉन फाइनाइट के अंतर्गत ही आते हैं, इन्फिनेटिव, जीरेंट और पार्टिसिपल। ये नॉन फाइनाइट के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम प्रत्येक को अलग अलग अध्ययन करेंगे। इन्फिनेटिव क्या है, जीरेंट क्या है और पार्टिसिपल क्या है। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे इन्फिनेटिव। अब यहां हम देखेंगे सबसे पहले इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव जो है ये वर्ब का बेस फॉर्म होता है।
वर्ब के बेस फॉर्म को इन्फिनिटिव कहते हैं। बेस फॉर्म मीन्स V1, जो वर्ब का बेस फॉर्म है, V1 रूप है, उसी को हम कहते हैं इन्फिनिटिव। और जो ये इन्फिनिटिव है हमारा, ये भी हमारा दो पार्ट में बटा हुआ है। एक का नाम है फुल इन्फिनिटिव, फुल इन्फिनिटिव, या इसको आप कहिए इन्फिनिटिव विथ टू, या इसको सिर्फ आप कह सकते हैं इन्फिनिटिव। और दूसरा जो पार्ट हमारा है, इसका नाम है बेयर इन्फिनिटिव, या इसी को आप कह सकते हैं इन्फिनिटिव विदाउट टू। अब फुल इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव का फॉर्म होता है, बेयर इन्फिनिटिव का अपना फॉर्म होता है। तो इसका एक ही फॉर्म है, वह है V1। सब्जेक्ट वर्ब का जो बेस फॉर्म है वही हमारा है बेयर इन्फिनिटिव, मतलब इसके पहले टू का प्रयोग नहीं होगा। और ये जो है, इसका पहला हमारा फॉर्म आता है 2 + V1। ये इन्फिनिटिव का सिंपल फॉर्म है। 2 + V1 इन्फिनिटिव का सिंपल फॉर्म है। यदि हम इसको निगेटिव में लिखेंगे तो ये हो जाएगा नॉट 2 + V1। यदि इसको हम निगेटिव में लिखेंगे तो ये हो जाएगा नॉट 2 + V1। दूसरा इसका रूप है 2B + V4। ए इन्फिनिटिव का कंटिन्यूअस फॉर्म है। तीसरा इसका फॉर्म है 2 है + V3। ए इसका परफेक्ट फॉर्म है। चौथा है 2 हैव बीन + V4। ए इन्फिनिटिव का परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म है। और यदि हम पांचवा लें कि 2B + V3 कर दें तो ये इसका पैसिव फॉर्म है। अब देखिए 2 + V1 क्या है, इन्फिनिटिव का सिंपल फॉर्म है। ये बतलाता है कि एक्शन बाकी है। जहां भी इन्फिनिटिव का 2 + V1 फॉर्म हम प्रयोग करते हैं, सिंपल फॉर्म प्रयोग करते हैं, ये हमको बतलाता है कि एक्शन अभी बाकी है, काम अभी बाकी है। 2B + V4 हमको बताता है कि एक्शन कंटिन्यू है, जारी है। 2 + V3 बताता है कि एक्शन कंप्लीट है। 2 हैव बीन + V4 बताता है कि एक्शन एक निश्चित समय तक जारी है। और ये हमारा पैसिव फॉर्म है, इन्फिनिटिव का पैसिव फॉर्म है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सिंपल फॉर्म ही हमारा हो गया। सिंपल। ए जो फॉर्म है हमारा कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस। ए जो है हमारा ए, और सॉरी, ये इसका निगेटिव है। 2 + V1 सिंपल फॉर्म है, इसका निगेटिव होता है नॉट 2 + V1। और 2B + V4 ये हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फॉर्म है। और 2 है + V3 ये परफेक्ट है, परफेक्ट फॉर्म है। और 2 है बीन + V4 परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म है ये हमारा इन्फिनिटिव का। और 2B + V3 यदि हम कर देते हैं तो ये क्या है, पैसिव फॉर्म है। पैसिव में हम इसको लिखते हैं। तो जहां कहीं भी हमको वर्ब मिलता है तो वर्ब के साथ लिखा हुआ रहता है, किस वर्ब के साथ हम
इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें देखना है कि उस इन्फिनेटिव का कौन सा फॉर्म आएगा। सबसे पहले तो देखना है कि फुल इन्फिनेटिव आएगा या बेयर इन्फिनेटिव आएगा। अब सपोज कीजिए कि दो क्वेश्चन हमारे पास आ जाए और दोनों के लिए हमको ऑप्शन दे दिया जाए। जैसे हम यहाँ एक एग्जाम्पल यदि इसके लिए लिखें और हम लिखें कि आई वांट ए बॉल और यहाँ खाली है, अब ब्रैकेट में आ जाता है प्ले, सेकेंड में आता है प्लेइंग, सी में आता है टू प्ले और डी में आता है प्ले। और दूसरा हम एग्जाम्पल ले लें कि आई सॉ राधा, यहाँ खाली है और एक में यदि आ जाता है डांस, बी में आ जाता है टू डांस, सी में आ जाता है डांस और डी में आ जाता है नन। तो अब देखिए कि आई वॉन्ट अ बॉल, मुझे एक बॉल चाहिए, और वांट जो वर्ब है ए इन्फिनेटिव लेता है, इसके साथ हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा फुल इन्फिनेटिव में आ रहा है। तो फुल इन्फिनेटिव क्या है? 2 + v1 भी इसका फॉर्म है, 2b + v4 भी है, 2a + v3 है, 2 है b + v4 है और 2b + v3 पैसिव में आता है। तो अब हमको वहाँ देखना है कि इस 2 का किस फॉर्म का यहाँ प्रयोग होगा। तो मुझे एक गेंद चाहिए खेलने के लिए, इसकी चलते कि एक्शन बाद में होगा, खेलने का काम बाद में होगा, इसलिए यहाँ हमको इन्फिनेटिव का सिंपल फॉर्म चाहिए, टू प्ले। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा आई वॉन्ट ए बॉल टू प्ले। सेकेंड में हम देखें आई सॉ राधा, मैंने राधा को देखा, और एक में आ रहा है डांस, v1 फॉर्म है, दूसरा आ रहा है टू डांस जो कि इन्फिनेटिव का फुल इन्फिनेटिव का फॉर्म है। डांस हमारा बेयर इन्फिनेटिव है और टू डांस हमारा फुल इन्फिनेटिव है। तो सॉ के बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, इसलिए इसका आंसर हो गया ए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस वर्ब के साथ किस सिचुएशन में हम इन्फिनेटिव के किस फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ये डिपेंड करता है इन्फिनेटिव के ऊपर। तो इसके लिए हम प्रत्येक का यदि हम एक एक उदाहरण दे दें और एक ही वर्ब लें, तो देखिए कि एक वर्ब यदि हम ले लेते हैं तो हमको समझने में आसानी होगी। तो प्रत्येक का हम एक एक एग्जाम्पल से आप लोगों को क्लियर करते हैं कि एक वर्ब है सीम या एपियर, सीम या एपियर। तो हम एक में लेते हैं, हम लिखते हैं ही एपियर्स टू रीड। सेकेंड हम लें कि ही appears to be reading। थर्ड लेते हैं कि he appears to have read। फोर्थ में हम लेते हैं he appears to have been reading for 2 hours। अब देखिए 4 फॉर्म में हम इसको लिखे हैं। अब इसका अर्थ देखिए he appears to read, लगता है कि वह पढ़ता है। इसका शाब्दिक मीनिंग क्या छिपा हुआ है कि इट
seems that he reads, यही ये लिखा हुआ है। It seems that he reads, अंतर इतना ही है कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में लिखा हुआ है और ये सिंपल सेंटेंस में लिखा हुआ है। सेकेंड में लिखा हुआ है कि he appears to be reading, ये हमको मीनिंग दे रहा है कि appears लेके चले हैं, सिम भी यहाँ पर ठीक ही है। It appears that he is reading, he is reading। थर्ड यदि हम इसको लेके चलते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है कि it appears that he has read, और ये आपका लिखा हुआ है कि it appears that he has been reading for 2 hours। इधर के जितने भी सेंटेंसेस हैं वे सब के सब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में लिखे गए हैं, लेकिन इधर का प्रत्येक सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस है, इसलिए कि सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक ही फिनाइट वर्ब होता है। बाकी सभी अब देखिए कि इसमें एक फिनाइट वर्ब है एपियर, कारण कि यह हमारा सब्जेक्ट से गवर्न है, टेंस से गवर्न है। लेकिन यहाँ क्या है 2 + V1, 2 + V1, 2 + V1, 2 + V1, ये हमारा नॉन फिनाइट है। तो जितने भी सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक ही फिनाइट वर्ब होता है, और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उसको में एक प्रिंसिपल क्लाउज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है। तो दैट से जो क्लाउज शुरू हो रहा है सब क्या है हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज है। अब यदि यहां हम लिखते हैं कि the chair seems to be broken, ये देखिए आपको क्या लिखवाए हैं कि टू बी + V3 जो होता है ए इंफिनिटिव का पैसिव रूप होता है। टू बी + V3, कुर्सी टूटी लगती है, लगता है कि कुर्सी टूटी हुई है। अब देखिए कि यहाँ पर चेयर हमारा क्या है, ये हमारा रिसीवर है, डूअर नहीं है। डूअर जिसमें होता है वो एक्टिव होता है, जिसको में डूअर नहीं होता है वो पैसिव होता है। तो चेयर हमारा क्या है, रिसीवर है, इसलिए कि तोड़ने का काम चेयर नहीं कर सकता है। यदि इसी को हम लिख दें कि दी चेयर सीम्स टू ब्रेक, आप ऐसा भर के देखते हैं कि टू ब्रेक, तो देखिए इसका सही क्लाउज में निकाल के ये आ जाएगा कि इट सीम्स दैट द चेयर was broken. Oh, sorry, it seems that the chair is broken. लगता है कि कुर्सी टूटी हुई है। The chair is broken, कुर्सी टूटी हुई है। और इसको आप निकाल के देखिए कि it seems that the chair breaks, लगता है कि कुर्सी तोड़ती है। कुर्सी क्या तोड़ती है, कुर्सी तो खुद टूट गई है। ये घटना इसी के साथ घटी है, तो रिसीवर हो गया, ये डूअर नहीं है, इसलिए कभी भी इसके साथ टू का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ टू बी प्लस V3 का ही प्रयोग होगा, इसलिए कि यहाँ पर हमारा सेंटेंस जो है वो पैसिव फॉर्म में है। अब यदि इस पर कुछ हम एग्जाम्पल लेकर के आगे देखें कि असली हमको देखना है इन्फिनिटिव के किस फॉर्म का प्रयोग हम कहाँ करते हैं।
फिर एक बार सुनिए, सिंपल फॉर्म है, ये बताता है कि एक्शन अभी बाकी है, एक्शन अभी बाकी है। तो इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर रख रहे हैं। अब एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं कि he wants a pen with, और ए हमारा आता है टू राइट, बी आता है टू बी राइटिंग, सी आता है राइट, और डी आता है टू हैव रिटेन। दूसरा हमारा है कि मोहन seems at present। एक है टू रीड, बी है टू बी रीडिंग, सी है टू हैव read, और डी है रीड। तीसरा हम एग्जाम्पल लें और लिखें कि राम refused देयर। एक में है गो, बी हमारा है गोइंग, सी हमारा है टू गो, और डी हमारा है टू हैव गॉन। और फोर्थ हम एग्जाम्पल लेते हैं कि राम डिनाइड माई पेन। फर्स्ट है स्टील, सेकेंड है टू स्टील, थर्ड है टू हैव स्टोलन, और फोर्थ है स्टीलिंग। स्टीलिंग। अब हम प्रत्येक को समझने का कोशिश करेंगे, कारण कि हम बार बार बता रहे हैं कि हर हमेशा देखना है कि इंफिनिटिव के किस फॉर्म का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो अब देखिए, आई वॉन्ट अ पेन, मुझे कलम चाहिए। और कलम चाहिए क्यों? लिखने के लिए। तो लिखने का काम तो बाद में होगा, एक्शन अभी बाकी है, लिखने का काम अभी बाकी है। तो जब एक्शन बाकी होता है तो हमारे पास क्या चाहिए? इंफिनिटिव का सिंपल फॉर्म चाहिए। तो सिंपल फॉर्म क्या है? टू राइट। आई वॉन्ट अ पेन टू राइट विथ, मुझे लिखने के लिए एक कलम चाहिए। और टू हैव रिटन तो कंप्लीट एक्शन हो गया, जब वो लिख ही लेगा तो फिर पेन उसको नहीं चाहिए। यहाँ बेयर इंफिनिटिव का कोई चांस नहीं है। जब कलम है ही नहीं तो लिखने का काम कंटिन्यू नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ इंफिनिटिव का सिंपल फॉर्म ही प्रयोग होगा। सेकंड में देखेंगे कि मोहन सीम्स एट प्रेजेंट, अभी मोहन अभी लगता है। तो टू प्लस रीड तक तो हो गया पढ़ना, पढ़ना तो हमको लेके चलना है, तो पढ़ना से अब हम इसको देखेंगे। तो लगता है कि मोहन अभी पढ़ रहा है, तो पढ़ने का काम हमारा क्या है? कंटिन्यू है। तो कंटिन्यूअस इंफिनिटिव का फॉर्म क्या होता है? टू बी प्लस V4।
तो मोहन सीम्स टू बी रीडिंग। थर्ड में लेके चलिए, रिफ्यूज्ड है और फोर्थ में हमारा डिनाइड है। तो अब देखिए कि यहाँ लिखा हुआ है कि राम रिफ्यूज्ड, राम मुकर गया, और राम डिनाइड, राम मुकर गया, दोनों एक चीज है। तो इसके पहले जो हम वीडियो बना के दिए हैं आप लोगों को वर्ब का, उसको में देखिएगा कि कुछ कंफ्यूजिंग वर्ब हम लिखवाए थे कि किस वर्ब का क्या मीनिंग होता है, किस सिचुएशन में हम उसका यूज करते हैं। तो यह हुआ कि वह रिफ्यूज हो कर गया वहां जाने से। किसी आदमी को कहा कि तुम मार्केट जाओ, और आदमी कहा कि हम मार्केट नहीं जाएंगे। तो वहां पर वो जो रिफ्यूज किया जाने से, मना किया कि नहीं भाई हम मार्केट नहीं जाएंगे, तो वहां वो रिफ्यूज किया। तो देखिए कि रिफ्यूज पहले करेगा, जाने के बाद तो कोई आदमी रिफ्यूज कर नहीं सकता है। रिफ्यूज पहले कर गया तो एक्शन बाकी रह गया। तो एक्शन बाकी में क्या चाहिए, इन्फिनेटिव का सिंपल फॉर्म चाहिए। तो राम रिफ्यूज टू गो देयर, राम वहां जाने से मुकर गया। और ये कहता है राम डिनाइड माई पे। और देखिए यहाँ वर्ब आ रहा है स्टील, चुराना। तो राम को कोई कह तो नहीं रहा है कि मेरी कलम चुरा लेना, चोरी पहले हो गई और उसको ही राम मानने को तैयार नहीं है। किसी ने राम के ऊपर ऐसा एलिगेशन लगाया कि तुमने ही मेरी कलम चुराई है, इसलिए कि उसकी कलम चोरी हो गई। तो राम ने कहा कि नहीं भाई मैंने इस कलम को नहीं चुराई है। तो राम क्या किया, डिनाइट कर गया। तो चूंकि चोरी पहले हुई, जैसे यहाँ पर कोई सिग्नेचर करके लिखा हुआ है और कोई आदमी कहे कि आप ही का सिग्नेचर है, तो आदमी क्या कहेगा, डिनाई कर जाएगा। तो डिनाई इसलिए कर गया कि ये सिग्नेचर तो पहले किसी ने किया था, उस चीज को ये डिनाई करता है। तो सेम चीज है कि चोरी तो पहले हो गई उसकी कलम, आई कहा कि भाई हमने आपकी कलम नहीं चुराई है। तो इसलिए यहाँ पर इन्फिनेटिव का परफेक्ट फॉर्म आएगा। तो इन्फिनेटिव का परफेक्ट फॉर्म क्या होता है, टू है प्लस V3। तो टू है प्लस V3। राम डिनाइड टू हैव स्टोलन माई पेन, यही इसका सही आंसर होगा। इस फॉर्म को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि जितने भी इन्फिनेटिव भराएंगे इन्फिनेटिव्स। अब जैसे कोई कह दे कि ऑर्डर है, ऑर्डर कि ऑर्डर के साथ इन्फिनेटिव लगता है, तो देखना है कि ऑर्डर के साथ कौन इन्फिनेटिव का कौन सा फॉर्म हम डालें। सबसे पहले देखना है कि कहीं उसके साथ 2 + V1 लगेगा या V1 लगेगा। यदि 2 + V1 लगेगा तो इसके कौन फॉर्म में वो रहेगा, सिंपल फॉर्म में रहेगा या कंटिन्यू में रहेगा या परफेक्ट फॉर्म में रहेगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में रहेगा, किस फॉर्म में ये रहेगा इन्फिनेटिव, तो इसको हमको देखना है। अब जैसे कोई देख कहे कि he ordered me, खाली है a book, और यहाँ है to bring bringing, to be bringing, और ब्रिंग। अब देखिए ये हमारा है फुल इन्फिनेटिव, ये हमारा है बेयर इन्फिनेटिव। तो ऑर्डर के साथ हमेशा फुल इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। ये हमारा है जीरेंड या पार्टिसिपल कहिए, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये तो कभी आएगा नहीं। अब हमारे पास बच गया टू ब्रिंग और ब्रिंग। तो ब्रिंग हमारा बेयर इन्फिनेटिव है, तो ऑर्डर के साथ बेयर इन्फिनेटिव नहीं आता है बल्कि फुल इन्फिनेटिव आता है। हालांकि इसके साथ बेयर इन्फिनेटिव भी आएगा। बेयर इन्फिनेटिव का भी प्रयोग इसके साथ होगा, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ऐसे एक एग्जाम्पल से यहाँ हम आपको बता देंगे। अब देखिए कि लिखा हुआ है कि ही ऑर्डर्ड मी
ए बुक का बुक लाने के लिए ऑर्डर किया तो अखनी किताब लाना बाकी है, तब वो ऑर्डर करेगा, इसलिए कि एक्शन अभी बाकी है। तो एक्शन बाकी है तो क्या चाहिए, सिंपल फॉर्म चाहिए। ही ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग अ बुक, उसने मुझे किताब लाने का आदेश दिया। अब देखिए कि हम इसी को लिखते हैं कि ही ऑर्डर्ड दैट ही अ बुक। और यदि यहां हमको आ जाए कि टू ब्रिंग, और बी हमारा हो गया ब्रिंग, और सी हमारा हो गया ब्रिंगिंग, और बी हमारा हो गया टू बी ब्रिंगिंग। तो अब देखिए कि ही ऑर्डर्ड दैट, ही खाली है, वह आदेश दिया कि वह एक किताब लाए। तो अब यहां ध्यान देना है कि यदि ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, सजेस्ट है, और इसके बाद यदि दैट का हम प्रयोग कर देते हैं तो आने वाले क्लाउज में बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, इसलिए कि ये वर्ब मूड हो जाता है, सब्जंक्टिव मूड हो जाता है। और सब्जंक्टिव मूड में प्रेजेंट हमेशा गिवन होता है, इसको हम प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमेशा गिवन का प्रयोग होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ही ब्रिंग्स अ बुक लिख देंगे, तो बेयर इन्फिनिटिव हमारा क्या है, ब्रिंग। अब देखिए यहाँ पर ब्रिंग लिखाएगा, इसलिए कि सब्जंक्टिव मूड का क्या काम है, सब्जंक्टिव मूड इंटेंशन बतलाता है। सब्जंक्टिव मूड सब्जेक्ट का इंटेंशन बतलाता है। हाँ, हम कह सकते हैं कि आई एडवाइज राम टू रीड, मैंने राम को पढ़ने का सलाह दिया, मैंने राम को सलाह दिया पढ़ने के लिए। अब इसी को हम लिख दें कि आई एडवाइज दैट राम रीड्स। तो फिर हमारा सेंटेंस गलत हो गया, इसलिए कि एडवाइस के बाद मैंने दैट लिखा, तो दैट लिख दिया, तो यहाँ हमारे इंटेंशन को बतलाता है। तो इंटेंशन को बतलाने के लिए प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड का प्रयोग होता है, और प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड में हमेशा भी1 का ही प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पर रीड्स नहीं होगा, हो जाएगा राम रीड, राम रीड। आप कहिए कि रीड को हटा करके हम कोई मोडाल भी लगा सकते हैं, रीड। राम एडवाइस दैट, आई एडवाइस दैट राम रीड, मैं सलाह देता हूं कि राम पढ़े। ये हमारा इंटेंशन को बतला रहा है। हाँ, इसी को हम लिख सकते हैं कि आई एडवाइस दैट राम शुड रीड। ये भी हमारा सेंटेंस सही है, इसलिए कि मोडाल भी है जो कि हमारे इंटेंशन को बतलाता है। ये मोडाल के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हमको ध्यान देना है कि हमेशा बेयर इन्फिनिटिव का ही प्रयोग होगा। जब हम बेयर इन्फिनिटिव के बारे में यहाँ डिस्कशन करेंगे तो हम वहाँ बताएंगे। तो यहाँ हम सिर्फ ये बताने का कोशिश किए हैं कि इन्फिनिटिव का जब हम प्रयोग करते हैं तो सबसे जरूरी है कि हम देखें कि इन्फिनिटिव का कौन सा फॉर्म यहाँ पर प्रयोग होगा। अब यदि एक छोटा सा हम सेंटेंस ले लें और इसको देखें, सबसे ज्यादा हम फोकस कर रहे हैं कि इन्फिनिटिव के फॉर्म को हम कैसे यूज करते हैं। अब देखते हैं, आप कहते हैं कि राम इज टू गो, राम जाने वाला है, जाने का काम अभी बाकी है, एक्शन बाकी है। तो एक्शन बाकी है तो आप क्या लिखते हैं, 2 + v1। 2 + v1 क्या होता है, सिंपल फॉर्म जो बतलाता है एक्शन बाकी है। तो राम जाने वाला है। अब इसी को हम कह दें कि राम वॉच टू गो, और कोई लिख दे कि राम वॉच टू हैव गॉन।
तो दोनों का हिंदी एक ही तरह का होता है कि राम जाने वाला था, यहाँ हो गया राम जाने वाला था। लेकिन ये बता रहा है कि राम जाने वाला था और वह गया। राम जाने वाला था, राम वाज टू गो टू पटना, राम पटना जाने वाला था। राम वाज टू हैव गॉन टू पटना, राम पटना जाने वाला था। तो ये बतला रहा है कि जाने वाला था और वह गया भी। लेकिन ये बतला रहा है कि जाने वाला था लेकिन वो गया नहीं, वहां जाने का काम नहीं हुआ। इसी ढंग से हम देखें कि लिखते हैं कि सी इज बिलीव्ड टू लीव इंडिया, और यहां लावे टू हैव लेफ्ट इंडिया। दोनों चीज आप इसको में लगा के देखिए कि लगता है। अब यहां देखिए 2+V1 एक्शन बाकी है। लगता है कि वह भारत छोड़ देगा, तो भारत छोड़ने का जो एक्शन है अभी बाकी है। और लगता है कि वह भारत छोड़ दिया, इसलिए कि यहां पर एक्शन कंप्लीट हो गया। तो एक्शन बाकी है, सिंपल फॉर्म को लगाते हैं, और यदि एक्शन कंप्लीट हो गया तो वहां पर हम परफेक्ट फॉर्म को लगाते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही बताए हैं कि इन्फिनिटिव के फॉर्म को हम कैसे अप्लाई करते हैं सेंटेंस में, किस सिचुएशन में हम इन्फिनिटिव के किस फॉर्म को अप्लाई करते हैं। आगे हम देखेंगे कि कहां कहां हम फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग कर सकते हैं और कहां हम बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर्म तो आपको देखना है। अब तो हमको देखना है कि इन्फिनिटिव, फुल इन्फिनिटिव हम कहाँ लगाते हैं और वेयर इन्फिनिटिव हम कहाँ लगाते हैं। फुल इन्फिनिटिव लगाते समय हर हमेशा ध्यान देना है कि वहाँ इन्फिनिटिव का कौन सा फॉर्म आएगा। तो बस आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे हम इन्फिनिटिव को कंटिन्यू रखेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you.